नमस्कार दोस्तों, साइंस रेल्म ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। अगर आप सेट थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ सवाल लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए और दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे। इस तरह के सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट थ्योरी में हम इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग जानेंगे सेट क्या है, उसको लिखते कैसे हैं। दोस्तों, सेट कुछ नहीं, एक तरह का ग्रुप ही होता है। जैसे यहाँ 2 ग्रुप दिया हुआ है, आप इसको कलेक्शन भी बोल सकते हैं, जैसे कलेक्शन 1, कलेक्शन 2। आप कलेक्शन 2 को ध्यान से देखिए। इसमें है केले, केला, जूता, कुर्सी, प्लेट, आम, कलम, बकरी। वहीं कलेक्शन 1 में ध्यान से देखिए, यहाँ है सेब, नारियल, केला, अंगूर, जामुन, आम, पपीता। आप कलेक्शन 1 के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं। वहीं कलेक्शन 2 के बारे में आप ख़ास नहीं बता सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए कलेक्शन 1 को सेट कहा जाएगा और कलेक्शन 1 को केवल कलेक्शन कहा जाएगा। इसलिए इसका डिफिनेशन हुआ, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आप कलेक्शन 1 के सारे ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि ये के सारे फ्रूट्स हैं। वहीं कलेक्शन 2 के ऑब्जेक्ट्स को आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन यही हुआ कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है सेट का, कलेक्शन 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के सारे स्टूडेंट के ग्रुप को आप सेट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे वे सारे के सारे 11th क्लास के होंगे। उसी तरह कलेक्शन 4 में इंडियन रिवर्स, इसमें जितने भी रिवर्स के आप नाम बोल के उसका लिस्ट बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे, वो सारे के सारे रिवर इंडियन होंगे। जैसे कि आप उस ग्रुप में नील नदी या अमेजन नदी को आप शामिल नहीं कर सकिएगा। तो इसी तरह ये कलेक्शन 4 क्या हो गया, आपका सेट हो गया। वहीं नेचुरल नंबर के आप जो आप ग्रुप बनाएंगे वो के सारे ग्रुप कहलाएंगे सेट। क्यों कहलाएंगे सेट? क्योंकि आप उसमें -1 या 0 को शामिल नहीं कर सकते हैं। आपको एकदम क्लियरली पता चल जा रहा है कि नेचुरल नंबर में जो होगा वो काउंटिंग नंबर होगा, 1 2 3 4। उसी तरह यहाँ 6 में है टॉप 5 साइंटिस्ट का जो ग्रुप होगा, आप इसको सेट नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट टॉप में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। कोई आइंस्टीन को टॉप में रख सकता है, कोई न्यूटन को टॉप में रख सकता है, कोई ऋषि कनाद को टॉप में रख सकता है। तो इसलिए आप कलेक्शन 6 को आप सेट नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन और एक सेट में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। सेट में डिफरेंस यही होता है कि आप उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वहीं कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ये कलेक्शन 3 सेट हो गया, 4 सेट हो गया, 5 सेट हो गया, लेकिन 6 जो है वो सेट नहीं हुआ, क्योंकि 6 के ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को आप डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये हो गया सिर्फ एक कलेक्शन, ना कि सेट। बाकी ये सारे के सारे सेट हैं। अब समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कैसे लिखा जाता है। एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। संख्या 18 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। यहाँ 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला है, देखिए, मंझले ब्रैकेट में संख्या 18 को डिवाइड करने वाले सभी नंबर्स को लिखा गया है, वो भी कोमा दे के 1 2 3 1 2 3 6 9 18। इस फॉर्मेट को लिस्ट या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप हिंदी में कहा जाता है। वहीं दूसरा फॉर्मेट है जहां मंझले ब्रैकेट के अंदर x को लिखा गया है, इसके बाद कॉलन दिया गया है और इसके बाद इस x को डिफाइन किया गया है इधर कि ये x क्या है। ये x है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, x इज एन पॉजिटिव इंटीजर तथा 18 का भाजक है, 18 का फैक्टर है।
तो इस फॉर्मेट को सेट बिल्डिंग फॉर्मेट कहा जाता है, हिंदी में समूचा निर्माण रूप। अगले सवाल से समझते हैं। सेट को कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, जैसे यहाँ कैपिटल अक्षर से ए से लिखा है, वहीं यहाँ बी से लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें, मतलब कि इस फॉर्म में लिखने को कहा गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है इस फॉर्म में टी, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 3 तरह से लिखे हैं, जिसमें से कि ये दोनों गलत है और ये वाला सही है। क्यों सही हुआ ये वाला, समझिए इसको। इसके सेट्स के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए टी एक बार यहाँ लिखा हुआ है, टी एक बार यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें टी 2 बार आया हुआ था, तो टी यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। वहीं इस सेट्स के हर एक एलिमेंट्स के बाद कोमा देना मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, और वहीं हम यहाँ इस सेट में कोमा नहीं दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया गलत और ये वाला सही हो गया, वैलिड हो गया। इसका मतलब ये सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का ये सही तरीका है, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। 3 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। देखिए यहाँ बिल्कुल 3 इस सेट का एक मेंबर है, इसलिए इसको लिखा गया यहाँ 3 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, और इसको सिंबल में लिखा जाता है 3 बिलोंग्स टू ए। इस साइन जो यहाँ सिंबल बीच में दिया गया है, इस सिंबल को इप्सिलॉन कहा जाता है, और इसका मतलब होता है का सदस्य है। इज़ अ मेंबर ऑफ, इसका मतलब इप्सिलॉन का मतलब होता है इज़ ए मेंबर ऑफ, हिंदी में का सदस्य है। यहाँ देखिए 4 इप्सिलॉन नॉट ए, मतलब हुआ इप्सिलॉन नॉट का सदस्य नहीं है। 4 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, इस सेट का मेंबर नहीं है। 4 सेट ए का मेंबर नहीं है। उसी तरह यहाँ देखिए सेट 3 समुच्चय ए का अवयव है। 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3 क्या है, इसका एलिमेंट है। हम पहले ही बता चुके हैं कि सेट के अंदर के इसे एलिमेंट भी कहा जा सकता है, इसको ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, और इसको मेंबर भी कहा जाता है। तो उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए। सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 इज अ मेंबर ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। 4 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट्स को जो आप लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इस तरह लिखते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बताइए इतने बड़े सेट को आप कॉपी में तो लिख नहीं सकिएगा, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका एक सिंबल दिया गया है n। नेचुरल नंबर के सेट्स को केवल n से डिनोट किया जाता है। अगर n दिया हुआ है इसका मतलब हो गया ये नेचुरल नंबर का सेट है। वहीं कुछ दिया गया है आगे, अगर z दिया हुआ है तो ये पूर्णांकों का सेट हुआ, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ। अगर z प्लस दिया हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। और उसी तरह z माइनस दिया हुआ है तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। उसी तरह यहाँ q दिया हुआ है तो मतलब रेशनल नंबर्स का वो सेट है, और r दिया हुआ है तो वो रियल नंबर का सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, यहाँ एक सेट दिया हुआ है जिसमें है 3 6 9 12। इस सेट्स को सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हमने बताया था कि मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, मंझले ब्रैकेट के अंदर x लिखे, इसके बाद कॉलन दिए, अब इसके बाद जो ये x लिखे इसको डिफाइन करेंगे इधर। तो यहाँ क्या डिफाइन किया गया है, x इज इक्वल टू 3n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर में से कोई एक होगा। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, और n क्या हो सकता है, 1 और 4 के भी, 1 और 4 के बीच में हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 3 4, ये चारों में से कोई एक हो सकता है। तो उसी तरह देख लीजिए इसका डिफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ अगर 1 आता है तो 3 होगा, अगर 2 आता है तो 6 होगा, 3 आता है तो 9 होगा, और 4 आता है तो 12 होगा। मतलब ये दोनों सेट सेम ही है, मतलब ये हो गया लिस्ट बिल्डिंग फॉर्मेट में और ये हो गया सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में। तो इसी तरह हमारा सवाल आगे है, अगर इस तरह से रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है और
उसको सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में अगर लिखने को कहा जाए तो उसके लिखने का आसान तरीका ये है कि आप इसके सारे एलिमेंट्स के अंदर देखिए क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। आप यहाँ देखिए 525, 125 और 625 में एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगा कि ये जो 25 है ये 5 पर पावर 2 का वैल्यू है, और 125 है 5 पर पावर 3 का वैल्यू है, 625 है 5 पर पावर 4 का वैल्यू है। बस हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गया, बस उसी कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना है। जैसे x मंझली ब्रैकेट लिख दिए, इसके बाद x लिख दिए, अब कॉमन सेमी कॉलन दे दिए, कॉलन के बाद उस x को डिफाइन करेंगे। वो x क्या है? वो x है 5 टू द पावर n, और n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है, या 1 से अधिक हो सकता है। 1 से अधिक कितना हो सकता है? 4 तक हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 5 होता है वैल्यू n का वैल्यू, तो 5 पर पावर 5 का वैल्यू होता है 3125, और ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है। 3125 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ n का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है। तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो ये हो गया सेट बिल्डिंग फॉर्मेट। सेम उसी तरह अगर ये सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में सवाल दिया रहे और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो कुछ नहीं करना, इसमें जो एलिमेंट दिया है उसको मंझले ब्रैकेट में लिखना है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं मंझले ब्रैकेट में क्या कहा गया है? कहा गया है x क्या है? लॉयल शब्द का एक अक्षर है। यहाँ देखिए l 2 बार आया हुआ है, इसलिए l को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या हो सकता है? l हो सकता है, इसके बाद कोमा देंगे, o हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है? y, और इसके बाद फिर कोमा, इसके बाद a। अब दोबारा l नहीं लिखेंगे, l दोबारा नहीं लिखना है, इसके बाद मंझले ब्रैकेट बंद कर दिए। यही हमारा हो गया सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक उसी तरह सवाल इसमें देखते हैं, सवाल 2 में x इज एन इंटीजर, और क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से अधिक नहीं हो सकता है, 4 से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो मंझली ब्रैकेट लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं? इसमें 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। 3 क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, जो कि 4 से अधिक हो जाता है। इसका मतलब इस सेट में केवल 1 और 2 आएगा। तो इस सेट का एलिमेंट क्या क्या हुआ? 1 और 2। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना सेट क्या होता है, उसको डिफ़ाइन किया, और सेट को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में सीखा, रोस्टर फॉर्म के बारे में सीखा, और सेट बिल्डिंग फॉर्म के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।